नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आज की और एक नई वीडियो में और एक बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही अजीबो-गरीब है और दोस्तों ये कहानी है 2 प्यार करने वालों की। उन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि उस प्रेमिका का प्रेमी जो था उसे मिलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, तो जानते हैं हम इसी कहानी को विस्तार से आखिर इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और वो प्रेमी जो था अपने प्यार के लिए अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए किस हद तक जा सकता था। ये हम सब कुछ जानेंगे इस कहानी में विस्तार से। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों फटाफट से कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे के एक छोटे से गाँव की। दोस्तों, वहाँ पर एक छोटा-सा गाँव होता है मेलखेड़ा नाम से और दोस्तों वहाँ रहता है सूरज नाम का लड़का और उसी गाँव के बाजू में एक छोटा-सा गाँव होता है जिसका नाम होता है मिरखेल या नीमखेड़ा और मिरखेल। ये दोनों आपसी गाँव तो ज़रूर थे दोस्तों, लेकिन इन गाँव के बीच में एक बहुत बड़ी दरार थी और दोस्तों ये दरार वो थी वहाँ बीचों-बीच एक बड़े-बड़े 2 पहाड़ थे। वो पहाड़ भी इतने घने पहाड़ थे, घने जंगल के जैसे थे दोस्तों, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ थे और इस गाँव के लोगों को वहाँ जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, यानी कि वो पहाड़ चढ़कर ही उस गाँव में दाखिल हो सकते थे। दोस्तों नीमखेड़े का जो था वो सूरज था और जो मिरखेल में थी जो वो सूरज की प्रेमिका थी, उसका नाम सुनीता था। दोस्तों, सूरज की और सुनीता की जो मुलाकात होती है, वो स्कूल में होती है। दोस्तों, दोनों बचपन से ही एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं और फिर दोस्तों, जैसे-जैसे उन दोनों की उम्र बढ़ने लगती है, तो वो दोनों को अपने आप में ही एक अलग ही अजीब-सा एहसास होने लग जाता है। इसका मतलब साफ था दोस्तों कि वो दोनों एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे थे। दोस्तों, सुनीता के मन में तो ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन सूरज के मन में विचार हर रोज़ कौंधता था। दोस्तों इसी दौरान वो दोनों भी अब 10वीं कक्षा में दाखिल हो चुके थे और उनके फाइनल एग्ज़ाम भी चल रहे थे। दोस्तों तभी सूरज ने विचार किया, जब तक हम एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तभी मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएँगी। दोस्तों, सूरज ये भी सोचता है अगर हम 10वीं कक्षा से निकल कर जाएँ, तो फिर हम दोनों के रास्ते भी अलग हो जाएँगे और कहीं सुनीता के माँ-बाप जो है सुनीता का रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर देंगे। मुझे अब ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों यही सोचकर सूरज सुनीता को एक दिन कह देता है कि वो सुनीता से प्यार करता है। दोस्तों ये सुनकर पहले तो सुनीता हक्का-बक्का रह जाती है, लेकिन सुनीता भी कहीं न कहीं सूरज को पसंद करने लगी थी। दोस्तों जब सूरज सुनीता को कहता है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तो दोस्तों सुनीता पहले तो हैरान हो जाती है, फिर थोड़ा-सा शर्माती है, मुस्कुराकर भाग जाती है। इसका मतलब साफ था कि वो भी सूरज से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। और फिर दोस्तों उस दिन से वो दोनों का सिलसिला मोहब्बत का शुरू हो जाता है। और फिर दोस्तों वो दोनों एक-दूसरे को लेटर लिखना, चिट्ठियाँ लिखना और किसी त्योहार में, किसी शादी में एक-दूसरे से मिलना और फिर दोनों इस तरह से हर किसी त्योहार में, मेले में, किसी के शादी के फंक्शन में मिलने लगे थे। तो मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि उन दोनों गाँव के बीच में एक बड़ी-सी दीवार थी। वो दीवार वो थी जो बहुत मुश्किल थी और वो थी दीवार एक बड़ा-सा पहाड़, जहाँ पर चढ़कर ही उस गाँव में दाखिल होना पड़ता था। दोस्तों नीमखेड़ और मिरखेल के बीच में ही ये दीवार बहुत बड़ी थी और एक पहाड़ के रूप में वहाँ पर खड़ी थी। दोस्तों नीमखेड़ और मिरखेल के गाँव वाले लोगों ने सरकार से भी इस बारे में बहुत मिन्नती की, बहुत शिकायतें भी दर्ज की, लेकिन दोस्तों
वो छोटा-सा गाँव था, इसीलिए सरकार ने भी साफ मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों वहाँ खुले में ही बहुत ही खतरनाक जानवर, साँप, शेर, यहाँ तक कि बड़े-बड़े अजगर भी वहाँ पाए जाते थे। इसीलिए कोई भी वहाँ काम करने के लिए डर जाता था। लेकिन दोस्तों सुनीता ने सूरज को पहले ही कहा था कि देखो सूरज, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यार के चक्कर में मेरे गाँव तक आ पहुँचो। क्योंकि अगर मेरे घरवालों को पता चल गया तो मेरे घरवाले मेरा क्या करेंगे, मैं भी नहीं सोच सकती। लेकिन दोस्तों सूरज को इन बातों की कहाँ परवाह थी। दोस्तों अब सूरज तो सुनीता का दीवाना हो चुका था। उसकी दीवानगी में वो इस कदर डूब चुका था कि वो किस हद तक भी जाने के लिए तैयार था। दोस्तों एक दिन ऐसा आया, कम से कम 1 से डेढ़ महीने तक सुनीता का कोई भी खत या लेटर सूरज को नहीं मिला। सूरज बहुत ही डर गया था क्योंकि सूरज के पास फ़ोन तो था, लेकिन सुनीता के पास फ़ोन नहीं था और उसके ज़रिए उसे कॉन्टैक्ट करने के ऐसा कोई भी साधन नहीं था जो सूरज सुनीता को कर पाता। और ना ही सूरज का कोई दोस्त था मेरे ख़्याल में जो उसके हाथों वो उसके लिए कुछ संदेशा भिजवा सकता था। लेकिन तभी दोस्तों सूरज के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया, क्योंकि सूरज के माता-पिता किसी की शादी के लिए गाँव जा चुके थे और सूरज अकेला ही घर पर था। दोस्तों सूरज जो था वो बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा था। ना ही सूरज का खाने-पीने में मन लग रहा था और ना ही किसी चीज़ में उसका दिमाग चल रहा था। हाँ, सूरज जो था अभी 11वीं कक्षा में जा चुका था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके आँखों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनीता का ही चेहरा आने लगा था और तभी दोस्तों उसने सोच लिया कि वो कैसे भी करके आज रात सुनीता को मिलने के लिए ज़रूर जाएगा। और फिर दोस्तों ठीक रात के 11 बजे सूरज जो था अपने घर से निकल पड़ता है सुनीता के गांव यानी कि मिरखेल जाने के लिए। दोस्तों सूरज अपने पैरों में जूते पहन लेता है और अपने बदन में बड़ा हैवी जैकेट पहन लेता है और अपने सर पर रुमाल बांध लेता है और दोस्तों हाथ में एक काठी रखता है क्योंकि रास्ते में कोई जानवर दिखे तो वो उसके साथ मुकाबला कर सके। दोस्तों एक बात थी जो सूरज की जान बचाने के लिए काफी थी, वो थी उसका शरीर। एक बलवान शरीर था दोस्तों सूरज जो था वो किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता था। दोस्तों इसीलिए सूरज के अंदर इतनी हिम्मत भरी चुकी थी। दोस्तों तभी सूरज घर से निकल पड़ता है और सुनसान रास्ते से मिरखेल का रास्ता पकड़ लेता है। वो धीरे-धीरे चलता ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में, दिमाग में डर बहुत रहता है। उसे डर इस बात का नहीं था दोस्तों, उसे डर था कि कहीं शेर पीछे से आकर मेरे ऊपर झपट्टा ना मार ले। एक लंबी सड़क से चल रहा था, आजू-बाजू में घना अंधेरा था। पक्षियों की किलकिलाहट महसूस हो रही थी और झाड़ियों में से एक अजीब-सी आवाज़ें सूरज के कानों पर पड़ रही थी। लेकिन सूरज डर भी रहा था, लेकिन उस डर में उसे सुनीता का चेहरा दिख रहा था। सुनीता की यादों में वो जैसे-तैसे चल रहा था। तभी दोस्तों सामने से एक बड़ा-सा अजगर सूरज के सामने आ जाता है। दोस्तों तभी सूरज स्तब्ध था खड़ा हो जाता है, एक पुतले की तरह खड़ा हो जाता है। सूरज कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि दोस्तों वो अजगर जो था उसके सामने से ऐसा सीधा इधर से जा रहा था। दोस्तों इसीलिए अब सूरज सोचता है कि यहाँ खड़ा रहना ही उचित होगा। जब दोस्तों वो अजगर अपनी दिशा में चला जाता है, तब जाकर सूरज की साँस में साँस आती है और फिर सूरज अपने रास्ते से चलने लगता है। और फिर तभी दोस्तों सूरज भगवान का नाम लेने लगता है क्योंकि उसकी जो श्रद्धा थी वो भोलेनाथ पर बहुत थी। हर सोमवार को जो था सूरज भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर जाता था। तो इसलिए दोस्तों सूरज की भोलेनाथ पर प्रचंड श्रद्धा थी। और फिर दोस्तों धीरे-धीरे जो था सूरज चलने लग जाता है। दोस्तों अब रात का 1:30 बज चुका था, लेकिन फिर भी सूरज चल रहा था, बिना थके, बिना रुके। दोस्तों सूरज ने एक पानी की बॉटल ली थी,
सूरज बीच-बीच में चलते-चलते ही पानी के 2-4 घोंट पीता था और अपने चेहरे पर भी पानी की थोड़ी 4 बूंदें मार लिया करता था कि उसे थोड़ा-सा फ्रेशनेबल महसूस हो सके। और फिर दोस्तों आखिरकार सूरज को मिरखेल दिखाई पड़ता है। वो इस तरह से कि जब वो गाँव के नज़दीक जाता है, तो दूर से उसे गाँव दिखाई देता है, वहाँ की लाइटें और थोड़ा बहुत उजाला दिखता है। तभी सूरज समझ जाता है कि मिरखेल गाँव जो है अब नज़दीक आ रहा है। और फिर दोस्तों धीरे-धीरे सूरज अब गाँव में दाखिल हो जाता है। दोस्तों उसने एक बार मिरखेल में सुनीता का घर देख लिया था, अंधेरे की इसलिए वो अंधेरे में ना क्यों सही पर बराबर सुनीता के घर तक पहुँच जाता है। अब उसे ये पता करना था कि सुनीता किस कमरे में सोई है। दोस्तों सुनीता का जो घर था वो बहुत बड़ा घर था और सामने एक दीवार थी और फिर दोस्तों घर के सामने जो था एक दरवाजा था और वो दरवाजे के आजू-बाजू में थोड़े बहुत चबूतरी जैसे दीवारें बनी हुई थी। उन दीवारों को आसानी से कोई भी पार करके अंदर जा सकता था। तभी सूरज जैसे ही उस दरवाजे के पास आया तो उसने देखा कि यही सुनीता का घर है और फिर दोस्तों सूरज जो है चुपके से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी दोस्तों जब सूरज सुनीता के घर के इर्द-गिर्द घूमने लगा, वो देख रहा था कि सुनीता का कमरा कौन-सा है। तब दोस्तों सूरज जो था वो पीछे बाजू से जाता है और फिर देखता है कि एक कमरे की खिड़की खुली है। तो फिर वो उस खिड़की के पास जाता है। जब सूरज उस खिड़की के पास जाता है तो देखता है कि सुनीता गहरी नींद में सो रही है। दोस्तों जब सूरज ये देखता है तो सूरज उसे 1 या 2 मिनट तक देखते ही रह जाता है। और फिर दोस्तों सूरज अब सोचता है कि सुनीता को जगाए तो जगाए कैसे? और फिर दोस्तों सूरज जो है अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और सुनीता के चेहरे के ऊपर मारता है। तभी दोस्तों सुनीता जो है हड़बड़ा कर उठ जाती है और तभी धीरे से सूरज सुनीता को आवाज़ देता है। तब सूरज कहता है, "सुनीता डरो नहीं, मैं हूँ सूरज, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। प्लीज़ चिल्लाओ मत।" दोस्तों इतना कहते ही सुनीता सूरज की तरफ देखती है और हैरान होकर खिड़की के पास जाती है और सूरज को बहुत ही बुरा-भला कहने लगती है। "ये तुम क्या पागल हो चुके हो क्या? इतनी रात के तुम क्यों आए? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था? तुम उस जंगल के रास्ते से आए हो सूरज। अगर वहाँ कोई तुम्हें जंगली जानवर कहीं नोच डालता या फाड़ डालता या मार डालता तो क्या होता? क्या तुम मेरे प्यार के चक्कर में अपने आप को खत्म कर दोगे? ये ठीक बात नहीं है सूरज। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब सूरज सुनीता को मायूस होकर कहता है, "क्या करूँ सुनीता? तुम्हारा 1 महीने से ना ही कोई खत है और ना ही कुछ और तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं कि मैं फ़ोन करके तुम्हारा हाल-चाल पूछ सकूँ। मैं क्या करता सुनीता? तुम्हारे प्यार में मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ। मुझे मेरे मौत की कोई परवाह नहीं, बस एक बार अगर तुम्हें देख लूँ तो मेरा जी भर जाता है। अगर तुम्हारा खत भी आ जाता तो मेरे लिए बहुत हो जाता।" दोस्तों, जब सूरज ऐसा कहता है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। सच कहते हैं दोस्तों, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है और इसी तरह का अंधापन भी अब सूरज को हो चुका था। इसीलिए तो वो अपनी मौत की परवाह ना करते हुए भी सुनीता को मिलने के लिए इतने रात के आ गया था। तभी दोस्तों सुनीता कहती है, "देखो सूरज, ये पागलपन ठीक नहीं है। मैं अगले हफ्ते नीमखेड़ा आने वाली ही थी तुम्हारे गाँव, पर तुम्हें कहाँ सब्र था। मेरी भी इच्छा बहुत थी तुमसे मिलने की। मैंने भी बहुत सोचा कि तुम्हें लेटर लिखूँ पर क्या करूँ, तुम्हें लेटर मैं कैसे पहुँचाती? मैं तो खुद भी तो नहीं आ सकती थी। मुझे घरवालों का बहुत सुनना पड़ता है। घरवालों का बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। सूरज, तुम लड़के हो इसीलिए तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे ऊपर इतना दबाव नहीं रखते, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, तो मुझे सबका सुनना मेरे माता-पिता तो अब मुझ पर बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं। सूरज, तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, दुविधा में हूँ। लेकिन सूरज अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो हम दोनों का रिश्ता पक्का और मज़बूत हो सकता है। ये चोरी-छुपे मिलना बंद हो सकता है। इसके लिए बस तुम्हारे माता-पिता से बात करनी होगी और तुम्हें मेरे घर पर मेरा हाथ माँगने के लिए आना पड़ेगा। तो ही हमारी दिक्कतें हल हो सकती है। क्योंकि मैं अपने मुँह से
अपने माता-पिता को नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। अब सोचो सूरज, ये सब तुम्हारे हाथ में है। देखो मेरे से उम्मीद मत रखना क्योंकि मैं अपने माता-पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। वो जहाँ मेरी शादी तय करेंगे, मुझे उनके वसूलों के अनुसार ही चलना होगा। अब तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं इतनी आज़ाद नहीं हूँ कि मैं मेरे मन से मेरे माता-पिता को मेरे शादी के बारे में कह सकूँ। अब तुम अब चले जाओ सूरज, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। दोस्तों, सुमन के ऐसा कहते ही सूरज की आँखों में आँसू आ जाते हैं और फिर दोस्तों तभी सूरज सुमन से कहता है, "सुमन मुझे कुछ तो तुम्हारी याद दो, या तो तस्वीर दो या कुछ भी ऐसी चीज़ दो जिसे मैं तुम्हारी याद समझकर मेरे पास रखूँ। जब भी उस चीज़ को मैं देखा करूँ, तो मुझे तुम्हारी याद आए, ताकि मुझे बार-बार यहाँ आने की नौबत ना आए।" और फिर तभी दोस्तों सुमन सूरज को अपना दुपट्टा देती है और कहती है, "ये लो मेरा दुपट्टा, ये मेरी अमानत समझ कर रख लेना और इसे ही अपने पास रख कर मेरी यादों को महसूस करते रहना, मेरे चेहरे को अपने सामने लाते रहना। अब जाओ तुम सूरज, काफ़ी देर हो चुकी है, अगर किसी ने देख लिया तो फुकट में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, अब तुम जाओ।" दोस्तों तब तो सूरज जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता? परेशानी ही थी ऐसी और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता था। इसीलिए दोस्तों सूरज वहाँ से चला जाता है और फिर दोस्तों आखिरी बार सूरज सुनीता को टाटा करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दोस्तों तभी सूरज उसी जंगली रास्ते से चलने लग जाता है और जैसे-तैसे अपने घर पहुँच जाता है। दोस्तों जब सूरज घर पहुँचता है, यानी कि सुबह के ही 4:30 बज रहे थे, सूरज आकर ही अपने खटिया पर बैठ जाता है और एक लोटा पानी गड़ागड़ पी लेता है और शांत होकर बैठ जाता है और रिलैक्स हो जाता है। दोस्तों सूरज अब बहुत ही चिंता में पड़ चुका था, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था अपने माता-पिता के सामने हाथ जोड़ने का। क्योंकि दोस्तों सूरज जानता था कि उसके माता-पिता तो इतने आसानी से तैयार नहीं होंगे। सूरज जानता था कि मेरे पिताजी की और सुनीता के गाँववालों की बिल्कुल भी नहीं जमती। उनके आपसी झगड़े होते ही रहते हैं और फिर तभी दोस्तों सुबह जब सूरज के माता-पिता गाँव से आ जाते हैं, तभी दोस्तों सूरज अपने माता-पिता से कहता है अपने शादी के बारे में। तो सूरज के पिताजी जो है, उसे बिना कुछ कहे पहले तो उसकी और इतना चिल्लाते हुए बात करते हैं कि सूरज भी हैरान हो जाता है। वो साफ तौर से कहते हैं, "देखो, अगर तुमने उस गाँव की लड़की के बारे में दोबारा मेरे सामने बात की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो दोनों गाँव के बीच के हालात कितने बिगड़ चुके हैं, कितने बेकार लोग हैं वहाँ के। अगर हम वहाँ लड़की माँगने गए, तो वो क्या कहेंगे हमको? हमें बहुत गालियाँ सुनाएँगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे गाँव का नाम खराब हो। अभी वक़्त है उस लड़की को भूल जाओ। अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो तुम्हें इस घर से बेदखल होना होगा। और फिर दोस्तों उसके बाद तो सूरज की तो हालत ही खराब हो जाती है। अब वो सूरज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और तभी दोस्तों एक दिन सूरज और सुनीता एक शादी में मिल जाते हैं। दोस्तों तभी सुनीता कहती है सूरज से, क्या तुमने अपने माता-पिता से बात की? तो दोस्तों तब सूरज कहता है कि हाँ सुनीता, मैंने तो बात की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का रिश्ता अब बन सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे साफ मना कर दिया है। अब सुनीता ने कहा, ऐसा क्यों सूरज? क्या हुआ? तब सूरज कहता है, देखो सुनीता, हम दोनों के गाँव के बीच में बहुत ही अब बेकार हालात हो चुके हैं, क्योंकि निमखेड़ के और मिरखेल के लोगों के बीच में अब बहुत सा दिनों से लड़ाइयाँ चालू हो चुकी है। किसी न किसी कारण से उन दोनों गाँव में झगड़े होते हैं और पिताजी ने मुझे साफ तौर से कहा है कि अगर तुम्हें उस गाँव में रिश्ता अगर जोड़ना हो, तो तुम्हें हमारा घर और ये हमारा ख़ानदान छोड़कर यहाँ से चले जाना होगा। तुम्हें हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तभी दोस्तों एक फ़तेह की बात जो है सूरज कहता है, देखो सुनीता, हम दोनों ने प्यार किया, हम दोनों ने एक-दूसरे को चाहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने माता-पिता को छोड़ो या मैं अपने माता-पिता को छोड़ूँ, क्योंकि सुनीता, मैं ही उनका
एकलौता सहारा हूँ। मेरे माता-पिता ने मेरी बचपन से बहुत ही इच्छाएँ पूरी की है। मुझे उन्होंने किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। मैंने उनसे जो माँगा उन्होंने मुझे दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी खुशी के लिए मैं उन्हें इस कदर नीचे झोंक सकता हूँ। देखो सुनीता, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे माता-पिता को छोड़ दूँ। सुनीता, मैं पढ़ा-लिखा ज़रूर हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने माता-पिता को छोड़ दो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि सुनीता, आज से अब तुम भी मुझे भूल जाओ। हम दोनों का प्यार का रिश्ता तो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन हाँ, दोस्ती का रिश्ता ज़रूर आगे बढ़ सकता है। और फिर दोस्तों, सुनीता सूरज से कहती है कि सूरज, सच में तुम्हारी सोच मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे विचार है। अगर तुम्हारी जगह दूसरा लड़का होता तो शायद ही अपने माता-पिता को छोड़ देता। लेकिन मैं तुम्हारी दाद देती हूँ और तुम्हारे ऊपर मुझे फ़क्र है कि मैंने सही लड़के से प्यार किया। और फिर दोस्तों, इसके बाद वो दोनों आखिरी बार मिलते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद उन दोनों में दूरियां बढ़ने लग जाती है। और फिर दोस्तों अगले महीने में ही सुनीता की शादी हो जाती है। और दोस्तों हैरानी की बात ये थी कि उस शादी में सूरज भी जाता है और उसे अंतिम विदाई देता है। और उस सुनीता की शादी के 2-4 महीने बाद ही सूरज की भी शादी हो जाती है। अब वो दोनों अब एक-दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। अब दोनों जब भी वो दोनों कभी किसी शादी या किसी त्योहार में मिलते, तो दोनों अच्छे से बातें करते। और फिर दोस्तों उन दोनों में अब एक दोस्ती का रिश्ता जो था, वो एक गहरा और एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। दोस्तों आप ही सोचिए, जो लड़का एक लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया था कि अपनी मौत की परवाह ना करते हुए अकेला ही उसके गाँव जा सकता था, तो उसके लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपने माँ-बाप को ही अपना भगवान माना और उनके ही नक्शे कदम पर आखिर तक वो चलता रहा और अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक प्रेम पर आधारित कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए धन्य